गुड मॉर्निंग, डीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2 के लिए ये टेस्ट सीरीज 9 है, यानी कि आज 9वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले 8 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं और उसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। आइए इसमें भी हमेशा की भांति इसमें 7 जो प्रश्न हैं वो मैथमेटिक्स के हैं और बाकी के जो प्रश्न हैं वो जीके जीएस के हैं। तो मैथमेटिक्स के प्रश्नों को यहाँ हल करने में थोड़ी सी असुविधा होती है, तो इसलिए उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और उसे क्योंकि आप लोगों ने भी ये बोला है कि इसको खुद से बना के या उसको बताया जाए, तो उसको मैं वीडियो बना के ही टेलीग्राम पे डाल दूँगा। क्योंकि यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी और उसको थोड़ी सी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत होती है। फिर भी देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न है कि पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले उस काम को पूरा किया। तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ? फिलहाल देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न त्रिकोणमिति का है और इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा जो प्रश्न है, तो देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों के जो ये कार्य दिया रहता है कि जैसे पी यहाँ पे ले रहा है कि 15 दिनों में कार्य को करता है और ये क्यू 10 दिनों में करता है, तो ऐसे सवालों के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये 15 से ये जो है कि ये 15 से 30 2 बार में डिवाइड होगा और ये 10 से 3 बार में, यानी कि ये पी और क्यू का ये कार्य क्षमता हो गया। यानी कि ये पी हैं और ये क्यू हैं, उसकी कार्य क्षमता 2 और इसकी कार्य क्षमता 3 है। अब यहाँ से क्या करते हैं, चूँकि पी और क्यू 2 दिनों तक साथ में काम किए हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए पी और क्यू को यहाँ से जोड़ दीजिए। क्योंकि पी क्यू 2 दिनों तक साथ में काम किया है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मान लेते हैं कि पी इस काम को अकेले x दिनों में करता है और इसको हम 30 के बराबर कर देंगे। क्योंकि टोटल कार्य कितना आया था, जो 15 और 10 का जो एलसीएम 30 जो आ रहा था, तो वो टोटल आपका कुल कार्य हो जाता है। तो अब यहाँ से आप पी और क्यू की जो क्षमता है आप रख सकते हैं। पी यहाँ पे 2 दिन है, यहाँ पे ये क्यू का 3 दिन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे पी के साथ ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में, यहाँ पे हो जाएगा ये 30। अब यहाँ पे ये हो गया, देखिए यहाँ से 2 और 3 5 होता है, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2p और यही जो है कि 30 के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद से क्या करते हैं कि सॉरी, यहाँ पे ये x है, तो ये p की जगह पर हम 2 रखेंगे और यहाँ पे x, यानी कि 2x हो यहाँ पे होगा, यानी कि 10 + 2x = 30। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए कि जो आया है कि 10 + 2x जो 30 के बराबर है। आप जानते हैं कि 2x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 30 और ये आके 10 इधर घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 20। इस तरीके से 2 से ये 20 10 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा 10, यानी कि p अकेले उस कार्य को 10 दिनों में करेगा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है 10 दिन, इसका आंसर होगा, यानी कि बी का राइट आंसर इसमें हो जाएगा 10। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि देखिए इसमें अगला प्रश्न तीसरा है कि यदि 9 अंक वाली संख्या जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, अगर 72 से विभाज्य है तो 3x + 2y का मान क्या होगा। यानी कि इसमें आप x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो 3 गुणे x का मान कर लीजिए और +2 में y का मान रख के गुणा करके और उसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं कि देखिए अगर 72 से अगर ये संख्या विभाज्य है, तो 72 से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है तो ये ज़रूरी है कि वो संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 8 से विभाजित होने के लिए ये शर्त होता है कि किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर संख्या लंबी है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी अंतिम जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम जो देखिए अंतिम 3 अंक कौन कौन है, तो देख लीजिए अंतिम 3 अंक यहाँ के हैं, यानी कि 8, 7 और ये है यहाँ पे y। इसको हम 8 से विभाजित करते हैं, ये हो जाएगा 8 × 8 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 7 उतरा और यहाँ पे y उतरा। जब डबल अंक उतरे तो यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि चूँकि आप सोचिए कि 8 से 7y है, तो y की जगह पे हम क्या रखें, आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे y की जगह पे 2 रहता, यानी तो 8 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि y का मान यहाँ से हो गया 2। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा तो आप खुद देख के समझ लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए y का मान यहाँ से निकल चुका है 2,
अब यहाँ देखिए, अब आगे कह रहा है कि फिर 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 9 से विभाजित के लिए, 9 से विभाज्य होने के लिए क्या ज़रूरी है कि संख्या के जो अंक हैं, यानी कि 8 है, फिर इसमें 8 है, 9 है, x 6 4 2 8 7 फिर y, ये सबका जोड़ जो है वो सबका जोड़ 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबको जब हम जोड़ेंगे, यानी कि ऐसे आप जब जोड़िएगा इसको सबको, अगर हम जब जोड़ेंगे यानी कि 8 + 9 + x + 6 ऐसे करके, तो ये या तो 9 के बराबर होना चाहिए, फिर या 18 या 27 या 36, ऐसे मतलब आगे ये 9 से ही कटना चाहिए। इस संख्याओं का जो जोड़ है वो 9 से कटना चाहिए। तो हम जब इसको सबको जोड़ते हैं तो यहाँ से आता है, यहाँ से आ रहा है कि 44 + x प्लस यहाँ पे हो जाएगा +2, चूँकि ये y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 44 + x प्लस यहाँ से हो जाएगा 2। तो ये कितना के बराबर होना चाहिए? देखिए, तो ये या तो 9 के बराबर होना चाहिए, या 18 के बराबर, या 27 या 36 54, इसके मतलब ऐसे 9 के ही गुणज के रूप में रहेगा। तो चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो जोड़ आ रहा है वो 44 और +x और +2 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे 44 हो गया, 44 + x और +2 है, तो यहाँ पे देखिए साफ़ नहीं हो रहा है यहाँ से, यानी कि ये 44 + x और प्लस यहाँ से 2, तो ये 54 के बराबर होगा। क्योंकि 54 ही क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि देखिए 44 आ गया है, तो 44 और +1 से फिर 44 और 2 46 हो जा रहा है। तो 45 9 5 45 से ज़्यादा, अब चूँकि इसमें कौन है, मान लेते हैं कि x का मान कुछ हो जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 54 रख रहे हैं, क्योंकि ये 44 और 2 46, यानी कि 45 से ज़्यादा हो रहा है। तो 45 के बाद 9 के टेबल में 54 ही आता है। यहाँ पर ये हो जाएगा 46 और +x बराबर 54। यहाँ से x का मान क्या हो जा रहा है, इस तरीके से x का मान हो जाएगा, ये 54 में से आप 46 को घटा दीजिएगा, यानी कि 8 हो गया, यानी कि x का मान हो गया 8। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि अब आपको निकालना है कि 3x और +2y, तो यहाँ से निकाल लीजिए। 3 × x का मान 8 है, 2 × y का मान है 2, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस ये हो गया 4, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से टोटल इसका हो जा रहा है 28। तो इस तरीके से ये सवाल हल होगा। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 28। देखिए इसमें 28 इसका ऑप्शन ए है। इस तरीके से सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी और कुछ असुविधा भी हो रही है, फिर भी चलिए। दूसरा प्रश्न है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे कि चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ऐसे सवालों के लिए देखिए क्या करते हैं कि ऐसे सवालों के लिए हम ऐसे इसको ट्रिक से हल कर सकते हैं कि देखिए जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसमें और प्लस में क्या करते हैं कि 100 में जो वृद्धि हुई है उसको जोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 20/120 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो गया 12। तो 200 में जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको और भी घटाएंगे तो 100/6 हो जाएगा, यानी कि इसमें जब भाग करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में एक महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में दाखिल हुए छात्रों की संख्या दर्शाती हैं। ये जो सारणी दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने एक सारणी है। देखिए तो बता रहा है कि विज्ञान को छोड़ करके अन्य संकायों में अध्ययन करने वाले, अन्य जो फैकल्टीज़ हैं उसमें अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ से इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसमें विज्ञान को छोड़कर बता रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो देखिए विज्ञान को छोड़ दीजिए, ये विज्ञान के हैं, इस सब को जोड़ दीजिए और बट्टा में क्या होगा कि टोटल का जोड़, और इसमें यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसका आंसर निकल जाएगा। इसका सोल्यूशन जब आपको देखिएगा तो आप समझ लीजिएगा। विज्ञान को छोड़कर बोल रहा है तो हम 32 और 18, ये जो विज्ञान में छात्र और लड़के और लड़कियों की संख्या है इसको छोड़ देंगे और बाकी को जोड़ेंगे, और फिर बट्टा में क्या आएगा तो इस बट्टा में टोटल को जोड़ देंगे, यानी कि सबको, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका सही जवाब हो रहा है 80%, ये होगा। और नेक्स्ट है कि
अगला प्रश्न है कि देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 432 है, ए प्लस बी का मान 12 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें भी यहाँ पे समझाया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 432 है और ए प्लस बी का मान 12 है। देखिए हम जानते हैं कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का जो मान होता है, ये मान होता है यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये सभी 9th क्लास में है। इसी चीज़ को, इसी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे जो इसका सलूशन किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो मान हो जाएगा वो ए प्लस बी और इंटू यहाँ पे हो जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। बस यहीं पे आपको हल कर देना है, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया है 432, यानी कि ये 432 के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी का मान 12 है और इंटू में ये दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये 12 से जा करके 432 में भाग लगेगा, बाकी बीच में यही हो जाएगा। इस तरीके से 12 से ये कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 36। और इसका अगला प्रश्न है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है 135 डिग्री है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं कि जब इसमें दिया हुआ है कि इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ है 135, और तो इसका बाह्य जो कोण होता है, पहले बाह्य कोण निकालेंगे। तो बाह्य कोण निकालने के लिए 180 में से 135 को यानी कि आंतरिक कोण को घटा देते हैं, इसका मान हो जाएगा इसमें 45 डिग्री। ठीक है। अब बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालते हैं। तो बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होती है वो 360 में क्या करते हैं कि हम अंतर माने कि बाह्य कोण से इसको हम भाग दे देते हैं। तो बाह्य कोण निकला था हमारा 45 डिग्री। तो 360 में 45 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा 8 बार में, यानी कि इस तरीके से इसमें भुजाओं की संख्या हो गई 8। जब भुजाओं की संख्या 8 निकल गई तो अब यहाँ से आप विकर्णों की संख्या निकालेंगे। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला है कि n इंटू n माइनस 1 और बाई यहाँ पे हो जाएगा बाई 2 और माइनस यहाँ पे होता है n। अब इसमें आप जहाँ n है वहाँ पे 8 रख दीजिए वहाँ पे, यानी कि 8 इंटू 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस में हो जाएगा 8। 8 7 56, 56 में 2 से भाग करेंगे, यहाँ नीचे जो 2 है तो 28 बार में कटेगा और 28 में से 8 घटाएंगे, इसका आंसर 20 हो जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इतना, चूँकि मैंने कुछ आपको हेल्प किया तो उम्मीद है आप ज़रूर समझ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ से अब GK GS के प्रश्न शुरू होते हैं। पहला इसमें प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है। सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसका सही जवाब है कि किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। और किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी भी कहते हैं, यानी कि चेरापूंजी के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, यानी कि मेघालय में जगह था, लेकिन अब वो मार्सिन राम हो गया है जो मेघालय में ही है, अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध की आकृति को अंकित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। यानी कि कनिष्क ने अपने सिक्कों पर, यानी कि अपने समय के जो सिक्के थे उनके, कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे कनिष्क, उन्होंने अपने सिक्कों पर जो है कि बुद्ध की आकृति को अंकित कराया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म किसके समय में महायान और हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, किसके समय में जो है। तो देखिए चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय ही बौद्ध धर्म जो है कि महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, यानी इसका भी राइट आंसर इसमें कनिष्क ही होगा, क्योंकि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। और ये कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो इस तरीके से आपको इतने सारी बातें जानकारी हुई कि कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। और चौथी जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटनागपुर के पठार से अलग करती है।
इसका सही जवाब देखिए, इसमें सही जवाब इसका है सोन नदी। सोन नदी जो है कि कैमूर के पठार को छोटनागपुर के पठार से अलग करती हैं। और सोन नदी है, तो सोन नदी की उत्पत्ति जो होती है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से होती हैं। और ये जो नदी है ये झारखंड तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिणी भाग में जो रोहतास और गढ़वा की सीमा पर ये प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई जो है, इस नदी की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? इसका सही जवाब है ये, यानी कि फिजी में। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जबकि 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में जो आयोजित हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था। और प्रत्येक वर्ष जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी कौन सा देश किया? 13वां प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब है कि भारत ने, यानी कि भारत ने 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का मेज़बानी किया था। और ये जो खेल हुए थे वो चेन्नई में हुआ था, और इस टीम में उज्बेकिस्तान विजेता रहा था। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया हुआ है? 14वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये आयोजन हुआ था। और आयोजन 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर में किया गया था। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि यदि अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों के बेगों का सही क्रम क्या है? यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा जो किरणें होती हैं तो उसके बेग का सही क्रम क्या है? क्योंकि सभी जो किरणें होती हैं तो सबका बेग अलग अलग होता है, इसमें किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो बेग का सबसे सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे का सही क्रम सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा गामा किरण का है, उसके बाद फिर बीटा का, और सबसे कम जो बेग होता है वो अल्फ़ा किरण का होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर अगर कोई कार्य होता है तो वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और इसका अगला प्रश्न होगा 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? यानी कि किस अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान होने लगता है? तो सही जवाब है कि लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है तो थकान होने लगती है। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही हम जानते हैं कि दूध खट्टा हो जाता है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है कि मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फूल की स्थिति का उसने फूल की स्थिति में जो लक्षण होते हैं उसका चयन नहीं किया गया था उनके द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। वो कौन सी ऐसी उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है इसमें, सही जवाब इसमें देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। और इसका सही जवाब है, बताइए क्या होगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि स्टेरियोस्कोप जो होता है उसके द्वारा हम एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ ही देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और इसमें अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि इस ग्राफ में त्वरण मंदन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ग्राफ है कि समय यहाँ पे इसका चाल जो दिया हुआ है 90 मीटर प्रति सेकंड है, और इस तरीके से वेग कर सकते हैं। और इसमें देखिए समय दिया हुआ है 6 सेकंड, फिर उसके बाद से 15 सेकंड के बाद इसका मंदन निकालना है। तो देखिए इसमें पहला जो हम त्वरण निकालेंगे, यानी कि पहला जो त्वरण इसका निकलेगा तो जिसको हम कह सकते हैं कि टोटल ये इसका जो वेग है वो 90 मीटर प्रति सेकंड है। 6 सेकंड पे जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण हो गया, ये पहला त्वरण है। दूसरा इसका जो त्वरण है वो कितने समय के अंतराल पे हो रहा है? तो देखिए इसमें ग्राफ में दिया है कि ये 6 सेकंड है, फिर उसके बाद से 15 सेकंड बाद, दोनों के बीच का टाइम कितना समय है? यानी कि 9 सेकंड। तो 9 सेकंड के अंतराल पे फिर दूसरा जो इसका त्वरण होगा तो वो हो जाएगा 90, और इसमें फिर 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है 15 और इसमें 10 इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, यानी कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उस पर आधारित नहीं है, कौन सा है? देखिए इसमें इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक हीटर। देखिए इसमें होगा तो इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन भी वही काम करता है। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है वो भी इसमें, देखिए माइक्रोवेव जो उपकरण है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम नहीं करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? ये बंदी जीवन किसकी कृति है, यानी किसकी किताब है ये? तो इसका सही जवाब है कि ये सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब हैं और इसने 1908 में उन्होंने सचिंद्र सान्याल ने जो है कि काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। और नेक्स्ट है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे इनमें से? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है। और अगला प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक कर नया प्रांत बन गया था? तो उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था और एक नया प्रांत बनाया गया था। देखिए ये अगला प्रश्न है कि धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता नगर कहाँ स्थित हैं? धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता नगर कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है इसमें जो ये धौलावीरा है तो ये कच्छ में है, यानी कि इसका सही जवाब है ये ऑप्शन सी। देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्नों को, ये जो 12वीं क्लास के जो हिस्ट्री का जो बुक हैं तो उसमें हमने उसको अपलोड किया है, पहले ही जो चैप्टर है, यानी कि आप उसमें देख सकते हैं उसे। तो अगला प्रश्न है कि जनगण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? जनगण मन ये जो हमारा राष्ट्रगान है सबसे पहले उसे कहाँ गया था? तो सबसे पहले उसे गाया 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान को गाया गया था। और ये हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित हैं, यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और राष्ट्रगान के गाने की जो समय है, यानी कि गायन उसके जो गाने की जो अवधि है तो उसको 52 सेकंड है और कभी कभी इसे संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में भी गाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख क्या है? संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख क्या है, तो यानी कि कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं ये उसके संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होती है? प्रश्न को ठीक से देख सकते हैं कि निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होती है? तो इसमें सही जवाब है जीवमंडल, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जीवमंडल का जो प्रयोग होता है एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं आप कि कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये प्रश्न जो है कि पिछले सेट में भी आया हुआ था और इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका देख लीजिए, इसका सही जवाब है यानी कि बहुमत खोने पर जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं सबको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 1918 में जो महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन किया था तो उसमें अनसुईया बेन साराभाई ने भाग लिया था, यानी कि उनका सहयोग गांधी जी को प्राप्त हुआ था। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था, क्यों किया था? इसका सही जवाब बताना है। यरवदा जेल में 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन पर बैठ गए थे वो, तो इसमें इसका रीज़न क्या था? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचायत जो निकाला था उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि
लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। देखिए ये जो सभी प्रश्न हैं, एक बात यहाँ से देख लीजिए, सभी जो प्रश्न हैं ये हिस्ट्री के जो हैं, ये अभी जो आप देख रहे हैं तो ये सभी प्रश्न जो है कि 10th क्लास के हिस्ट्री से संबंधित है। 9th-10th क्लास का जो हिस्ट्री है आप उसे अपने या तो आप उसका बुक पढ़ लीजिए या फिर जो है कि आप 9th और 10th क्लास का जो गाइड है विशेष करके 10th क्लास का आप उसे देख सकते हैं। और ऐसे भी हम 10th क्लास के हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी इसमें एक बात और सुन लीजिए कि अभी जो हमने देखा किरण पब्लिकेशन की जो बुक आई हुई है तो उसमें चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या फिर चाहे वो साइंस की किताब हो, सभी में क्लास 9th और 10th, ध्यान दीजिएगा कि क्लास 9th और 10th के सभी चैप्टर वाइज, यानी कि जो किसी भी आप गेस पेपर अगर 9th-10th का आप देखते हैं तो वही सब क्वेश्चन उसमें दिया गया है जो कि 9th-10th की किताबों में हैं। तो मुझे उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है, ऐसे आप चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं 9th और जबकि उसमें क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत कम भी है, जबकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन 10th क्लास के साइंस का या सोशल साइंस का हम अपलोड कर रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और ऐसे किरण पब्लिकेशन की बुक को भी देख लिया जाएगा। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, ये सभी 10th क्लास के ही प्रश्न हैं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद चैप्टर है, पहले ही चैप्टर जिसका वीडियो हमने अपलोड किया, आप उसमें देखेंगे ये सभी प्रश्न उसमें हैं। तो ये किसके द्वारा अपलोड किया, किसके द्वारा ये नीति चलाई गई थी, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, इसमें सही जवाब है कि ये बलबन, चूँकि ये जो प्रश्न है वो दिल्ली सल्तनत से है तो इसका सही जवाब उसमें हो जाएगा बलबन। और नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, इसका 35वां प्रश्न है और सही जवाब इसका है महात्मा गांधी ने कहा था। और कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ली ग्रांट जो है कुछ समय अंग्रेज अफसर थे जिसे कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में उससे युद्ध किया था। कुमायूं हिमालय, देखिए ये भारत के भौतिक स्वरूप से ये संबंधित प्रश्न है, ये 9th क्लास में सब हैं कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित हैं, इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति जो हुई उसके बारे में ओपेरिन का जो सिद्धांत है तो वो किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक विकास से संबंधित है। ये रासायनिक विकास का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हैं और जिसको ओपेरिन ने दिया हुआ था। नेक्स्ट है कि इसका अगला प्रश्न होगा, और देखिए सेकंड लास्ट ये प्रश्न है आज के लिए, कि विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, इसमें कौन जो है। तो इसका सही जवाब है जीवाश्म जो होता है वो जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण को प्रदान करता है और विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया हुआ है। और आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम, यानी कि इसको पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है, यानी कि जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है और कोई जीव अपने अपने को शारीरिक रूप से समायोजन करता है यानी कि अनुकूलित करता है तो उसको पारिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। तो ये प्रश्न है कुछ जो जीके जीएस और मैथमेटिक्स के प्रश्न थे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, चलिए हम लोगों ने मैथ के भी कुछ प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं और अपने सुझाव को कमेंट में दीजिए।